करें स्टार्ट। अब ये इन्वेस्टमेंट्स चैप्टर जो है इस पे हम लोग करने वाले हैं कुछ 19 क्वेश्चंस हैं और ये जो चैप्टर है ये टॉप 6 चैप्टर है। अगर आप 2 मिनट इंडेक्स में आएंगे कैन यू सी इन द इंडेक्स देयर इज अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 दैट इज ऑल्सो ऑन इन्वेस्टमेंट। सो अगर आपको AS 13 के सामने लिखना है तो आप लिख सकते हैं इट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, इट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स 13 AS 13 accounting for investments. Okay, everybody. So once this investments is done, we'll quickly move towards AS 13. The video for which is already on YouTube. अच्छा व्यू है एंड उसमें कुछ सम्स है जो मैं यहाँ पर क्लास में लेना चाहूँगा। बट इन्वेस्टमेंट चैप्टर जो है टॉप 6 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी आता है, कभी 10 मार्क के लिए कभी 12 मार्क के लिए। इंस्टीट्यूट को अगर लगा कि इस बार सबको ही पार करना है 15 तक भी जा सकता है, विच इज लाइक ऑलमोस्ट 15 to 20% ऑफ पासिंग। इन्वेस्टमेंट्स चैप्टर, आर यू गेटिंग दिस? इट इज अ लिटिल बिट लेंदी एंड a particular question can have minimum 8 to 9 से लेकर 13 to 14 working notes, each working note for a minute। छोटा छोटा एक एक लाइन का वर्किंग नोट होता है। तो उसमें सिर्फ दिक्कत क्या हो जाती है, अगर किसी बच्चे ने कोई भी एक वर्किंग नोट में गड़बड़ी करी, साफ या यस और नो? सो नथिंग टू वरी अबाउट, बहुत सिंपल, आपको खुद को आइडिया आएगा। एक दो क्वेश्चन हम लोग साथ में करेंगे, धीरे धीरे ज्यादा आगे जाना नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस रहना नहीं। ओके, नाउ इन्वेस्टमेंट और AS 13 जो मैंने बोला उसका क्या नाम है? अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, जो आपने लिखा अभी। अब जब हम बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स, तो हम लोग इस चैप्टर में कौन से इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं? सो इसमें हम लोग, या हमारा जो सिलेबस है CA इंटर में, इट कवर्स ओनली 2 थिंग्स। 1 बॉन्ड्स और डिबेंचर, जिसको मैं एक तरह से डेट सिक्योरिटी कह सकता हूं, एंड 1 इज इक्विटी शेयर्स। आज के डेट में इन्वेस्टमेंट चैप्टर में इंटर लेवल पर ये 2 जगहों पर आप जब इन्वेस्ट करते हो तो कैसे रिकॉर्डिंग होगा, इसके बारे में ही हम सीखने वाले हैं। ओके, CFA बोलकर एक कोर्स है, अगर आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, उसके अंदर तो ऑब्वियसली AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का पूरा बुके ऑफ प्रोडक्ट्स है जो इंट्रोड्यूस हो चुका है। यहाँ तक कि CS कोर्स में भी यू वुड नॉट बिलीव ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो इंट्रोड्यूस हो चुका है। बट हमारे CA करिकुलम में अभी तक बॉन्ड एंड शेयर्स, दैट्स इट। देयर इज नो रियल एस्टेट, देयर इज नो कमोडिटीज। कमोडिटी का मतलब गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, ऑयल, कांदा, बटेटा, सीमेंट, शुगर, ये सब, कॉटन, सीड्स, ये सारी चीजें, ये इसका कैसा क्या कुछ एक्सटेंट तक CA फाइनल में फ्यूचर्स ऑप्शंस में है, बट देन अगेन नेग्लिजिबल। तो इंटर लेवल पर पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर मैं जो सम्स करने वाला हूं, आइदर वो बॉन्ड्स डिबेंचर्स पे होंगे या तो फिर शेयर्स पर होंगे, जहां पर बॉन्ड डिबेंचर्स पर हमें 1 2 3 दिन लगेंगे, शेयर्स पर हमें 2 दिन लगेंगे। 4 से 5 दिन का ये चैप्टर है, 4 से 5 सेशंस लगेंगे, 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं। क्लियर है? पक्का?
बैक टू बैक पहले हम लोग डिबेंचर वाले ही समझ लेंगे, जब डिबेंचर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, बॉन्ड्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तब हम शेयर्स पे जाएंगे। एक दो क्वेश्चन है विच टॉक्स अबाउट convertible debentures or bonds. So I hope you know what is convertible debentures or convertible bonds, right? ऐसी चीज जो पहले डेट के फॉर्म में होती है और फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है या कि कन्वर्ट करना है कि नहीं करना, स्पेसिफिकली कैश की जगह पे आप कंपनी के शेयर्स भी ले सकते हैं। तो उस पर भी एक दो सम्स है, वो भी हम लोग ले लेंगे, एग्जाम में आते हैं। तो आप ऐसा समझ लो कि तीन चीजें, बॉन्ड, शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। क्या ये पहले कंसेप्ट सबको क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के साथ। एक छोटी सी चीज जो बच्चों को कंफ्यूज हो जाती है, बॉन्ड्स और डिबेंचर सेम ही है, फिर क्या फर्क है? स्पेसिफिकली जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है तो हम उसे बॉन्ड्स बोलते हैं, जब कंपनीज इशू करती है, कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं तो हम उसको डिबेंचर्स बोलते हैं। पहली बात ये क्लियर हो जाना चाहिए। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पर इन्वेस्टर को मिलता है इंटरेस्ट, और जब मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं तो इट इज अ चार्ज नॉट एन अप्रोप्रिएशन। मतलब कंपनी ने प्रॉफिट बनाया हो या नहीं बनाया हो, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती इस बार थोड़ा प्रॉफिट कम है जाने दो, वो शेयर्स के साथ हो सकता है जब पे कंपनी डिविडेंड नहीं बांटे। बट जब मैं बॉन्ड्स डिबेंचर्स की बात कर रहा हूं तो इंटरेस्ट की बात होगी, और इंटरेस्ट की बात होगी तो देना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। दूसरा, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में याद रखना है, मैच्योरिटी फिक्स है, मैच्योरिटी फिक्स है, रिडेम्पशन करना पड़ेगा। ऐसा आप इरिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकते, इरिडीमेबल डिबेंचर इशू नहीं कर सकते। ओके, डिबेंचर्स रिडीम होंगे मतलब होंगे, क्लियर है? पक्का? डिबेंचर एक ऐसी चीज है, आई होप यू अंडरस्टैंड, जहां पर फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ये सब एक ही नाम है। सम के दौरान कहीं भी कुछ भी कंफ्यूज हो तो नहीं होना है। फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ये सब एक ही है। और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू, पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे ही मिलता है। ये मैं सीए फाउंडेशन में कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ डिबेंचर्स बोलकर एक चैप्टर हुआ करता था, तो उसमें तो वैसे भी सारे बच्चों को थोड़ा सा आइडिया है ही। बट अगर कोई ऐसा है कि भाई हमने तो बस तपस्या से पार किया है, सीए फाउंडेशन पढ़ाई तो बाजू में ही थी, वो तो हमारे माँ बाप के कर्म थे, पुण्य थे जिसकी वजह से हुआ है, तो फिर इसलिए मुझे बताना होगा। तो इंटरेस्ट जो है वो फेस वैल्यू, पार वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू तीनों में एक ही है, उस पे ऊपर कैलकुलेट होता है। आई विल ऑल्सो टेल यू के परचेज प्राइस एंड योर सेल प्राइस ऑफ अ डिबेंचर may be equal to face value, may not be equal to face value। अगर 1000 रुपए का बॉन्ड है, हो सकता है आप उसे 1000 में ही खरीद पाओ, या आपको 1100 में भी लेना पड़ सकता है, आपको 900 में भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारे को मालूम है डिबेंचर्स कंपनी डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है, कैसे भी हो सकती है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? पक्का? इसमें अभी तक कोई भी पॉइंट में कोई ऐसा कि भाई समझा ही नहीं? There are two types of people, those who study and those who do murder। यहाँ पे है कोई? So syllabus में it is very important for someone to make you understand what is good boy and what is bad boy, but it doesn't mean ना कि bad boy exist। So आपको ऐसा बताते हैं वो टाइप्स में, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, बेरर, ऑर्डर बोलो, रजिस्टर्ड बोलो, तो ऐसे टाइप्स बताया जाता है। बट प्रैक्टिकल जैसे अपने यहाँ पर ऐसा बोलते हैं ना रिडेम्पशन और नॉन रिडेम्पशन, बट शेयर्स में तो रिडेम्पशन होता ही नहीं ना, क्लियर? बैंक के सेक्टर में इरिडीमेबल वाला पार्ट है, कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में आओ ना तो ही कर सकते, जनरली नहीं कर सकते, क्लियर है? 10 साल के अंदर कंपलसरी रिडीम करना पड़ता है,
और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लिया है तो 30 साल। यस, तो ये यहाँ तक ही क्लियर है। मैंने जो अब तक बोला सब एकदम टकाटक, कुछ ऐसा टेंशन वाला काम यहाँ तक के भाई कुछ समझा ही नहीं एवरीबडी, क्योंकि कैसा है ना, एक दो सम ही पहले बहुत समझना जरूरी है, उसके बाद तो क्या एवरीथिंग गोज इन फ्लो। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसमें कोई भी ऐसी टर्म जो आपको नहीं समझी, इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू, और फेस वैल्यू और परचेज और सेल प्राइस अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है। आगे बढ़े, एक और पॉइंट, क्वेश्चन में अगर आपको बोला गया कि आपने रिलायंस के डिबेंचर्स खरीदे, फिर ऐसा बोला बिरला के डिबेंचर्स खरीदे, फिर ऐसा बोला कोई XYZ कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, जितने भी टाइप के डिबेंचर्स आप खरीदोगे सबका आपको सेपरेट अकाउंट बनाना। आप एक ही अकाउंट में सब पोस्ट नहीं कर सकते। सो यू कैन नॉट ओपन ऐसा एक यूनिवर्सल अकाउंट डिबेंचर्स एंड कीप ऑन पोस्टिंग एवरीथिंग इनटू दैट। आई होप इट्स शेयर कॉमन सेंस। तो मेरे पास भी काफी कंपनीज के शेयर्स है, बट मैंने मेरे बुक्स में एक ही लेजर नहीं बनाया ना शेयर्स, और मैं जब भी खरीदता हूँ सब डेबिट साइड में जाता है, जब भी बेचता हूँ तो क्रेडिट में आता है, सबका अलग अलग लेता है। आपके जब डेटर्स होते हैं तो आप एक ही अकाउंट बनाते हो, डेटर्स यार सबके अलग अलग नाम होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं। जब क्रेडिटर्स होते हैं तो सबके अलग अलग नाम होते हैं। वैसे अगर आपने अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो सबके अलग अलग अकाउंट खुलेंगे। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पर ऐसा आता है आपने बिरला के इतने डिबेंचर्स खरीदे, रिलायंस के इतने डिबेंचर्स खरीदे, फिर आपने रिलायंस के कुछ बेचे, फिर बिरला के कुछ और खरीदे, फिर बिरला के बेचे, तो याद रखना है हमें अलग अलग अकाउंट ओपन करना है। दो अकाउंट ओपन होंगे, एक डिबेंचर्स जो आपने रिलायंस के लिए और डिबेंचर्स जो बिरला ग्रुप के लिए। क्या ये क्लियर है? तो सेपरेट अकाउंट खुलेगा, आप एक यूनिवर्सल अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। श्योर अबाउट दिस? नेक्स्ट, this may seem a very stupid question, but I face this in many batches and therefore I don't want to take any sort of risk. Can someone tell me what is the journal entry if I do an investment? Kamal ji, journal entry. So investment account, that is a apt परफेक्ट एंट्री, इन्वेस्टमेंट टू बैंक। इसका मतलब क्लियर हो गया है कि जब भी मैं एक लेजर बनाऊंगा और आप परचेज करोगे, डेबिट साइड में जाएगा टू बैंक। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है बच्चों का 11th ही ढंग से नहीं हुआ, फिर वो क्वेश्चंस आते हैं मेरे को, इसलिए मुझे डर लग रहा है। तो इन्वेस्टमेंट में जब भी परचेज करेगा डेबिट साइड में आएगा टू बैंक, और मैं जब भी इन्वेस्टमेंट बेचेगा लेफ्ट बाय बैंक। सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये जो लेजर है इसके अंदर बार बार टू बैंक बाय बैंक, टू बैंक बाय बैंक ही रहने वाला है? एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ मैंने इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट पे बेचे, प्रॉफिट पे बेचा इन्वेस्टमेंट को, तो क्या एंट्री आएगी मैम? बराबर है। सो अगर 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट है और आपने अगर 110 में बेचा है तो 10 रुपए का प्रॉफिट। क्लियर है क्या? तो इसका मतलब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, पीएनएल किधर जाएगा मैम? पीएनएल विल गो ऑन विच साइड, डेबिट और क्रेडिट? आएगा ही नहीं, वो कह रही है आएगा ही नहीं, वो तो कह रही है आएगा ही नहीं मैम, मैम भी कह रहे हैं वो आएगा ही नहीं। कहाँ? डेबिट साइड इज अ करेक्ट आंसर। सो कंपाउंड एंट्री को कैसे लेजर में पोस्ट करना है, इसमें दिक्कत है, अगर आपको ये नहीं मालूम है तो इधर आएगा। तो काफी बच्चे एग्जाम में 11 से रटे हुए हैं कि ये बैंक टू इन्वेस्टमेंट है ना, तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक और बैंक के डेबिट साइड में टू इन्वेस्टमेंट, और जो बेचारा ये साथ में खड़ा रहता है वो बोलते हैं उसका क्या करना, उसका कुछ भी नहीं करना। सो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक, इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड में टू पीएम। इसका मतलब आज के बाद मैंने पहले क्लियर कर दिया, जब भी मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में बेचूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो डेबिट साइड में आने वाला। एकदम करेक्ट
मुझे बताइए अगर मैंने इन्वेस्टमेंट्स लॉस में बेचा, पार्थ। नहीं नहीं, एंट्री एंट्री टू पीएनएल। तू बता। अब तू तो नहीं हुआ तो फिर कहां होगा? बहुत बढ़िया सर। टू इन्वेस्टमेंट, यस और नो? तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में ही जाएगा बाय बैंक, और इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड में ही जाएगा बाय पीएनएल। इसका मतलब आज के बाद जब भी इन्वेस्टमेंट्स पर लॉस होगा मैं यहां पर लिखने वाला हूं बाय पीएनएल, और जब भी प्रॉफिट होगा मैं यहां पर लिखने वाला हूं टू पीएनएल। बताइए यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत? अच्छी तरह से समझ लीजिए, बेसिक्स एकदम ऐसा नहीं करना है। क्लियर है क्या? मैं बाद में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं फिर हर सम में ये सब नहीं बता सकता कि मैंने ऐसा क्यों किया और ऐसा क्यों किया। सर बोलना पड़ेगा आपको कुछ, बराबर है? समझ रहा है? परफेक्ट, ओके। तो इन्वेस्टमेंट्स जब आप परचेज करोगे, आई विल पोस्ट इट ऑन द डेबिट साइड टू बैंक। व्हेन आई विल सेल, आई विल पोस्ट इट ऑन द क्रेडिट साइड, मैम। और मैंने अगर प्रॉफिट पे किया तो डेबिट साइड में, और लॉस में किया तो क्रेडिट साइड में। इसमें किसी को अभी तक कोई डाउट? पक्का? बढ़ू आगे? नाउ प्रैक्टिकली जब भी डिबेंचर्स आप लेते हो, बॉन्ड्स लेते हो, साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। रूल है ये, बेसिक जनरल स्टैंडर्ड रूल है। 2 बार मिलता है, 6%, 6 महीना 6 महीना। दिस इज कॉमन एंड दिस इज समथिंग विच इज एवरीबडी नोज। हाँ, एक मिनट। सो लेट्स से 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये आपका ईयर है, 12 महीने का। 1 अप्रैल से 31 मार्च। इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा, मैं कह रहा हूं 2 डेट्स पर मिलेगा। 30 सितंबर, 31 मार्च। एवरी 6 months you get interest, every 6 months. ओके एवरीबडी? अगर डिबेंचर्स के सामने ऐसा लिखा हुआ है 12% डिबेंचर्स, तो काफी बच्चों को लगता है 12% 2 बार मिलेगा। 6% 6 महीना, 6% 6 महीना। इंटेंशनली सम शुरू होने से पहले ये सारा बता रहा हूं क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं बाद में अपन नहीं कर पाएंगे ये सब। So if it's a 12% debenture, you get 6% every 6 months. If it's a 10% debenture, you get 5% every 6 months. Is this clear? Now, a simple complexity in this type of question or chapter may arise if, I don't know how many people will get this, the interest dates are not 30th September and March, but now you may see कि भाई ये तो इसमें क्या आपने तो महीने बदल दिए, इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी, आप कोई भी महीना ले लो। Absolutely correct. What is happening is you are getting interest on June and December. So आपको 31 दिसंबर को ब्याज मिल चुका है और उसके बाद भी 3 महीना साल चल रहा है। तो 31 मार्च जब बंद होगा आपका बुक्स, 3 महीने का इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज मत करो, लाइबिलिटीज के लिए यूज होता है वो। 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है बट ड्यू नहीं है। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अक्रूड बट नॉट ड्यू एंड अक्रूड एंड ड्यू? सबको मालूम है। अगर आप नहीं बोलोगे कि सर मेरे को नहीं मालूम है, तो मुझे नहीं पता चलेगा। आपको डॉक्टर को बोलना पड़ता है कि मेरे को यहाँ दुख रहा है तो ही बता सकता है वो, तो मन में रखेगा तो नहीं होगा। So interest accrued but not due is a apt example of this. कि दिसंबर में ब्याज मिला, 3 महीना हो गया, मतलब मैंने 3 महीने का ब्याज कमाया है, बट क्या कंपनी को 31 मार्च को मेरे को ब्याज देने का है क्या? दैट इज इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, बट नॉट ड्यू। और अगर पहले वाला ही डेट पकड़ूं, सितंबर और मार्च, तो 31 मार्च की सुबह
इट इज इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, कि 6 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड भी हो गया है और आज ड्यू भी है। तो आपको समझा, पहले क्वेश्चन में जब मैंने सितंबर और मार्च लिखा तो कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए नहीं अराइज होती क्योंकि आपको बुक्स में 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट की इफेक्ट देने की जरूरत ही नहीं है। मार्च खत्म होने से पहले वो आपको शाम में इंटरेस्ट दे देंगे। तो मैं स्टार्ट में 5-6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन शायद ऐसे हैं, मुझे नहीं मालूम, जिसमें आई विल मेक श्योर कि जो इंटरेस्ट की डेट्स है और जो आपका ईयर है वो सेम डेट पर क्लोज होगा। आई विल मेक श्योर जस्ट फॉर प्रैक्टिस। 3-4 क्वेश्चन के बाद आई विल मेक श्योर कि ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट हो जहां पर आपका ईयर सेम नहीं बंद होगा, तो आपको वहां पे 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड खड़ा करना पड़ेगा। ये समझा? अभी तो सम ही शुरू नहीं किया, मैं तो ऐसे ही बता रहा हूं सब क्या क्या होने वाला है। क्या ये क्लियर हो गया कंसेप्ट? नाउ 1 अप्रैल से 31 मार्च का ईयर है और मैं आपको कह रहा हूं एक 30 सितंबर को इंटरेस्ट मिलता है और एक 31 मार्च को मिलता है। ऐसा है। तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी है क्या? नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि साल खत्म होगा तब डॉट मेरे को पूरा 6 महीने का मिल जाएगा। एज ऑन मेरे बुक बंद होंगे, क्रूड वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पूरा पैसा मिल चुका है भाई अपने को। यस और नो? ना, ये सम में सिर्फ टाइम पास, ये चैप्टर में हमसे क्या करवाया जाने वाला है, बार बार आप इन्वेस्टमेंट खरीदोगे और बेचोगे, खरीदोगे और बेचोगे, बीच बीच में। तो एक कोई भी डेट ले लेते हैं, लेट अस से 1 दिसंबर। ₹1000 का बॉन्ड है, ₹1000 का बॉन्ड है मतलब फेस वैल्यू, और मेरे पास ऐसे 10 बॉन्ड है 12%। ₹1000 फेस वैल्यू है, 10 बॉन्ड है मेरे पास और 12% है, और आज तारीख है 1 दिसंबर। तो मुझे बताइए लास्ट मेरे को इंटरेस्ट कब मिला होगा? सिंपल है, सितंबर। वैभव समझ रहा है क्या दादा? पूरा इंटरेस्ट लेना है दादा, क्योंकि ये टॉप 6 चैप्टर है। आर यू गेटिंग दिस? बहुत सोपा चैप्टर है, इसके आगे बहुत बड़े बड़े आने वाले अभी। तो आज ही इसको एकदम कैप्चर कर लेना है। जैसे लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसा है, 4 और 7 स्टेप वाला है। 3 घंटा अटेंशन देना है अपने को, बाद में घर जाके तो लेटना ही है। एकदम सीधा सीधा बैठो, सब थोड़ा सा एकदम स्ट्रेट यार। एकदम तुम्हारी उम्र होगी क्या बाबा? हाँ आ जाओ इधर, कोई दिक्कत नहीं सर, यू कैन सिट यू वांट एक्सेप्ट पोडियम। आइए सर। ओके क्लियर है मैं क्या बोला, सबको समझ में आया ना? बी वेरी स्मार्ट। सर 30 सितंबर इंटरेस्ट मिल ही चुका, आई हैव रिसीव्ड दैट। नाउ ऑन 1 दिसंबर कुणाल मेरे को मिलता है और बोलता है सर आपके पास वो कंपनी के बॉन्ड्स हैं क्या? मैंने बोला हाँ अपने पास 10 बॉन्ड है। सर बेचने का है क्या? रेट मिलेगा तो क्यों नहीं बेचे? तो जब भी कोई बॉन्ड्स लेता या देता है ना, हाँ खरीदते हो तुम, तो सामने वाला प्राइस क्या नहीं बोलता? प्राइस के बिना हाउ विल ट्रांसफर करना? बट बॉन्ड में माय फ्रेंड्स कुणाल ने कोट किया सर 1100 एक्स। अब आपको 11 समझता है हिंदी में कि सर मैं आपका एक डिबेंचर 1100 में लेगा। यस और नो? दिक्कत है आगे एक्स को समझने की, एक्स को नहीं समझ पाए इसीलिए तो वो आज एक्स है। फिर एक दूसरा शब्द है कम। भगवान के लिए कोई एम ही नहीं,
CUM, एक्स कम। अब ये दोनों का मतलब क्या है? अगर किसी ने प्राइस पर आगे एक्स लगाया या तो कम लगाया तो इसका क्या मतलब आ जाएगा? अगर मैंने कुणाल को बोला मैं बेचता हूं 1100 एक्स, इसका मतलब ये हुआ 1100 रुपए तो बॉन्ड का है, और आप ये 30 सितंबर को मेरे को इंटरेस्ट मिल गया था, उसके बाद में अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने से बॉन्ड होल्ड करके बैठा हूं, ये 2 महीने से बॉन्ड होल्ड करके बैठा हूं। चाहिए ना मेरे को, क्यों? एक मिनट, जिसके कुणाल बॉन्ड्स दे दूंगा, कुणाल का नाम कंपनी के रजिस्टर में आ जाएगा। जब 31 मार्च आएगा तो कंपनी कुणाल के बैंक अकाउंट में 6 महीने का ब्याज डालेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नहीं नहीं नहीं, अरे तो मेरा हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये जो व्यवहार हो रहा है इसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। इसका आपका कंपनी जो है उसको से कोई देना नहीं है कि हमारी कंपनी का बॉन्ड कौन किसको बेच, उन्हें से लेना देना ही नहीं है। उनके पास एक बंदा होता है जिसका नाम होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, आरटीए बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। अगर आपको मालूम होगा बिगेस्ट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कैम्स, अगर आपको मालूम है कि नहीं, लिस्टेड कंपनी है, बहुत अच्छा है, 5 शेयर कैम्स लॉस में। अनदर कारवी, अब उसने अपना नाम बदल दिया। ये आरटीएस होते हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। ये क्या करते हैं? ये बुक मेंटेन करते हैं अप टू डेट डेली। समझिए रिलायंस है जिसने 1 करोड़ बॉन्ड्स इशू किए हैं मार्केट में, 1 करोड़। अब ये 1 करोड़ बॉन्ड्स मार्केट में रिलीज हो गए, आपको नहीं रोज कितने लोग उसके बॉन्ड्स को ले रहे होंगे, बेच रहे होंगे, ले रहे होंगे, बेच रहे होंगे। बॉन्ड्स नहीं समझता तो स्टॉक मार्केट तो समझता है। डेली मिलियन ट्रेड्स, एवरी नैनो सेकेंड्स मिलियंस ऑफ शेयर्स की एक्सचेंज हो रही है। कल जाकर रिलायंस के चेयरमैन को यह जानना है कि मेरे 1 करोड़ बॉन्ड पास है, कैसे? उसके लिए हर कंपनी एक आरटीए को अपॉइंट करती है। आरटीए का काम यह है में चंदा मामा आने से पहले उनके टेबल पे रख देने का कि सर आपके 1 करोड़ बॉन्ड्स का ब्रेकअप इन इन लोगों के पास है, इतने बॉन्ड्स है। ये डेली बेसिस पे मेंटेन सिस्टम में होता है। अगर आपको मालूम होगा एनएसडीएल और सीडीएसएल, अगेन डिपॉजिटरीज, सीडीएसएल इज लिस्टेड है मेरे पास इन प्रोसेस। ये लोग इलेक्ट्रॉनिकली डेटा पास ऑन करते हैं और उससे वो डिटेल्स वगैरह मेंटेन करते हैं। तो मेरे को बोलना क्या है, आपको समझ में आया ना, कि जब 31 मार्च आएगा तो सामने जो लिस्ट रखी जाएगी उसमें कुणाल का नाम रहेगा। रिलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ता कब लिए, किससे लिए, कितने में लिए, उसको इंटरेस्ट किस पे देने का रहता? फेस वैल्यू पे। उसको परचेज प्राइस और सेल प्राइस से क्या करना है? मैंने अगर ये बॉन्ड्स कुणाल के बर्थडे में उसको गिफ्ट भी कर दिए, उन्हें क्या फर्क गिर रहा है? वो बोलते हैं नाम किसका है? कुणाल का नाम, इसके 6 महीना इसके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट। तो ये सीधा व्यवहार पूरी दुनिया को मालूम है कि अगर 2 महीना बॉन्ड मेरे पास था तो मैं कुणाल को क्या बोलूंगा? कुणाल तू मेरे को 2 ब्याज दे दे। रिलायंस 6 महीने का देंगी तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि 2 महीने का तो तू मुझे आज ही दे चुका है, नहीं तेरा लोके में नहीं जा रहा है। सिंपल है सर।
जब मैं 1100 एक्स में डील हुई ना, इसका मतलब यह है कि 1100 इंटू 10 बॉन्ड 11,000 तो देना ही है, प्लस कुणाल मेरे को दे 10 बॉन्ड इंटू 1000 की फेस वैल्यू इंटू 12% इंटू 2 महीना। 200 आ रहा है क्या? 200 उतना आपने मेरे को पार्थ समझ रहा है। और अगर किसी ने बोला और अगर किसी ने बोल दिया कुणाल एक काम सेटल कर, 1100 कम का मतलब है आपको सिर्फ 10 इंटू 1100 11,000 ही दे रहा हूं, इसमें बॉन्ड भी आ गया और आप ब्याज भी आ गया। अब तुम देख लो क्या कर। तो मन्ने पहले करना पड़े इस 11,000 में से पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, जो आपने निकाल के रखा है 200। मतलब मैंने ये मान लेने का कि मेरे को बॉन्ड का सिर्फ 10,000 ही आया, ये मान कळलं का सगळ्यांना? परत मराठीमध्ये करू का नको ना? जर एक्स आला तर त्याचा मतलब आहे जे प्राइस मी कोणली तर देणार इंटरेस्ट वेगळं वेगळं, बरोबर का? आणि कम लिहिलं म्हणजे जी मी प्राइस कोट केली आहे ते बॉन्ड प्लस इंटरेस्ट सगळं आहे। आता तुम्ही त्याच्यामधून पहिले इंटरेस्ट बाजूला करा आणि मग रिमेनिंग अमाउंट आहे बी कन्सिडर्ड एज इफ यू हैव रिसीव्ड फॉर योर बॉन्ड। सबको समझा क्या? बोलो रे रे। यहां पर आप मेरे जितना बोलेंगे तैयार हो। सम शुरू हो जाएगा, फिर आप अगर ये बेसिक्स वाले पूछोगे मजा नहीं आएगी उसमें। बता दीजिए कमल जी, कोई भी डाउट है सर आपके मन में? नहीं, कोई नहीं, मन में कोई डाउट? एवरीबडी एक्स और कम पार दादा, मैं बार बार पूछता हूँ, अंकित दादा, गिल्डा जी, सर सर सर, एवरीबडी कंफर्टेबल? व्हाट आर कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव लर्न अभी तक? कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ भी नहीं है, मतलब यार ये कॉन्सेप्ट इंश्योर और चीजें जो आपको सीखनी है। उसके बाद बोला कि मेच्योरिटी होती है, कंफर्म है, ब्याज देना है, कंफर्म है, फेस वैल्यू, वैल्यू, ये सब नाम है, चुप टाइम है, और ब्याज इस पे मिलता है। आपकी परचेस प्राइस और सेलिंग प्राइस से कोई लेना देना नहीं है मुझे। उसके बाद उन्होंने बोला देख एक सेपरेट अकाउंट और प्राइस आपके फेस वैल्यू की जितनी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, आपका कॉल है भाई। एंट्रीज का मैंने बता दिया। मैं जब लेजर बनाऊंगा, अगर मैंने कभी भी परचेज किया है तो मैं डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड टू बैंक, और अगर मैंने पूछा है राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड बाय बैंक, अगर प्रॉफिट है तो डेबिट साइड टू पीएनएल, और अगर लॉस है तो क्रेडिट साइड बाय पीएनएल। ऐसे हूं मैं पहले इनिशियली ऐसे ही समझ लूंगा, जिसमें श्योर करूंगा कि आपके इंटरेस्ट के डेट्स और ईयर एंड के डेट सेम रहे, जिससे आपको अक्रूड की कोई दिक्कत। लेकिन जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि अब आप उड़ने के लिए तैयार हो, मैं आपको फिर से जमीन पर लाऊंगा, मतलब उड़ने में हेल्प करूंगा सर ऐसा। तो अक्रूड वाला एडजस्टमेंट भी हम लोग ला लेंगे उसके अंदर। और ये कंसेप्ट समझना है कि जब भी आप कोई व्यवहार करते हो, पहले मेक श्योर करना है कि लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, वहां से लेके आज जो व्यवहार का डेट है उसके बीच का जो ब्याज है वो हमें लेना है। सब लेते हैं। अच्छा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, लोग मेरे को बोलते हैं सर कुणाल ने अगर आपको 30 सितंबर को ही अप्रोच किया तो? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, ऐसे केस में कॉमन इंसान खा के ही डिबेट देता है। आर यू गेटिंग दिस? 6 महीना आपने उसको रखा, आज इंटरेस्ट का डेट है तो इंटरेस्ट लेके
ही अपन को ना करते। आर यू गेटिंग दिस? आई होप यू अंडरस्टैंड। उसमें फिर एक्स हो कि कम हो, कोई गिरता के ब्याज जो है कुणाल को 0 पे करना है। क्यों पे करना है? मैंने पूरा ब्याज लेके ही उसके हाथ में दिया। ओकेस एवरेज बादेस नाम चेंज किया है, पुस्तक की नाम रख दिया के स्टार या सब, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंसी, के फिनटेक। ये बंदा भाई के फिनटेक नाम है। वो लिस्टेड नहीं, अनलिस्टेड। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वैसे एड ने तो बहुत लॉसेस किए तो फिर क्या हुआ? तो ले लो ना। ऐसे कैसे? 7 इयर्स हो गए थे क्या उसको? अगर 7 इयर्स हो गए हैं तो देर इज अ फंड नोन एज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, उसमें शेयर। अब लटक भी गए तो कुछ नहीं होता, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 7 साल तक लेटर आते हैं, आई टेल यू। अगर और लेटर में आईपीएफ फंड नाम का कुछ है ऐसा लिखा हुआ, वो थ्रू एंड चेक एक बार। अगर आईपीएफ का कुछ मेंशन है, इसके मतलब आपके शेयर्स वहां पे ट्रांसफर हो चुके। हाँ, वहां पे कुछ अब फॉर्मेलिटी आपको वो वे में करनी पड़ेगी। फोन ही रख दे रहा हूँ, कितने लोगों को मालूम ही नहीं है ये, बाकी लोगों को आइडिया नहीं। मैम, देयर इज अ पर्सन फ्रॉम अ वेरी रूरल एरिया and he called, there's a YouTube clip on that, and he called on the CNBC hours. There is a channel, there is a 30 minutes ka show that comes where in live you can call कि I'm holding this shares, इसका क्या होगा फिर? Rural areas cleaning our home, they are living rich। हमारे फादर ने MRF के कुछ ना कुछ शेयर्स इतने लिए थे, गॉट दैट शेयर्स, so is it worth something? And then that reporter asked MRF, उनकी वैल्यू कुछ 108 करोड़ है सर आज। भाई पूरा जिला खरीद सकते अब है। टू फील दैट यू हैव टू कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म, रहे नहीं हमारे, लालच बहुत हो गई है। आज ही सबको अमीर बनना, ट्रबल। ओके, तो यहां तक सब क्लियर है। अब जो फॉर्मेट बनता है ना, वो कैसे बनता है, ध्यान से देखिए, पहले देख तो लीजिए। नहीं यार, मजा नहीं आ रहा। So this is debit side, this is credit side. Date, particulars, face value, amount, interest, date, particulars, face value, amount। क्या बात। और यहां पर आप हमेशा लिखोगे इन्वेस्टमेंट इन, अब जो भी वो डिबेंचर रहेगा उसका नाम लिखने का और आगे लिखने का अकाउंट। क्लियर है? पक्का? डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, अमाउंट, इंटरेस्ट। डेट, पर्टिकुलर्स, फेस वैल्यू, अमाउंट, इंटरेस्ट। ये जो फेस वैल्यू, अमाउंट और इंटरेस्ट है, इन कॉलम को आप कैसे भी कोई भी क्रोनोलॉजी में लगा सकते हैं, उसमें आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आपको लगता है मुझे पहले इंटरेस्ट चाहिए, फिर फेस वैल्यू चाहिए, फिर अमाउंट चाहिए, वैसा भी आप कीजिए। आपको जो सही लगता है वो आप कर सकते हो। डेट और पर्टिकुलर्स को हिलाना नहीं, वो उधर ही रहने देना।
श्योर अबाउट दिस एवरीबडी. व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. क्या आप तब तक पेन पेंसिल से एक क्वेश्चन फॉर्मेट बना लेंगे? आई नीड दिस 10 to 15 लाइन्स का फॉर्मेट. यस सर. फोन करतो येऊ द्या ना. चला, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. आई होप जब भी हम कोई चैप्टर लेते हैं, घर जाकर आप जब अपनी सेल्फ स्टडी करते हो, तो वो के मैंने ऐसी थ्योरेटिकल नोट्स बना रखे हैं, आप उसको एक बार गो थ्रू करते हो. बिकॉज आई नेवर रीड दैट, आई नो ऑल दैट. बट आपको अगर आपके फैसिलिटेशन के लिए रीड करना है तो वो करते रहना चाहिए. कुछ नहीं समझा तो आप मेरे को पूछ सकते हो बिफोर द लेक्चर, आफ्टर द लेक्चर. आई डोंट टेक दैट. तो कल अपना वो कॉस्ट शीट हो गया. अब वो बहुत बार ऐसा होता था स्टार्ट में, तो बच्चे पूछते थे सर एडमिन ओवरहेड्स में क्या क्या आता, सेलिंग ओवरहेड्स में क्या क्या आता, तो वो सब बना के रखा हुआ है. ऐसे ही लेबर है, लेबर के ऊपर कुछ थेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, वो आप सारे लेबर के पहले जो मैंने थेरी बना के रखी है, हाल से क्या रहता, रोवन क्या रहता, लेबर टर्नओवर क्या रहता, टर्नओवर होता क्यों है, वो सब थ्योरेटिकली बना के रखा है. यू शुड कीप ऑन रीडिंग दैट. कुछ उसमें नहीं समझा तो टेल मी. एंड अच्छा, वन मोर थिंग, एक सिर्फ ऐसी एक चीज आपको और एक बता दूं.
बात, तुम भगवान के बच्चे हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं होता, ना कोरोना आने वाला है, ना लॉकडाउन, हमारा अटेम्प्ट जैसा है वैसे ही रहने वाला है। चलिए वन मोर क्वेश्चन वी विल डू, थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन, एक जिससे फिर होमवर्क भी दे सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मैं ही करूंगा, आप देखेंगे। सो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय Z relating to his holdings in 9% central government bonds. ओके, ओपनिंग बैलेंस है, कॉस्ट है और फेस वैल्यू है 100। 1 मार्च परचेज, 1 जुलाई सोल्ड, 1 अक्टूबर परचेज, 1 नवंबर सोल्ड, और इंटरेस्ट डेट्स 30 सितंबर, धप्पा बैठ गया है आपको, और 31 दिसंबर की क्लोजिंग है। क्वेश्चन कहता है फीफो मेथड से करके दे। 2 मिनट्स टू यू, आराम से सब रीड कीजिए, मैं ही करने वाला। ओके, चलो सब तैयार है। अब आपको जैसे मालूम है, मैं थोड़ा सा, मुझे थोड़ा कम आता है। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट क्या है? 9%। सब देखने वाले हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। 9% इंटरेस्ट रेट। एक मिनट, ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर। और इंटरेस्ट के जो डेट्स है वो कब है? 31 मार्च एंड 30 सितंबर कह रहे हो आप? फेस वैल्यू 100, हाँ नॉमिनल वैल्यू। भाई क्लियर है, तो आपको समझ गया होगा अब अक्रूड इंटरेस्ट वाला है, यस और नो। अक्रूड का कार्यक्रम मतलब है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के डेट्स सेम नहीं है। सुकून से, कोई कुछ लिखने वाला नहीं है, सब देखेंगे आराम से। सबसे पहले मेरे को ओपनिंग, यस और नो, ओके। तो ओपनिंग में कैलेंडर, व्हाट इज द फेस वैल्यू? ये भाई कहां से आते हो? 1,20,000। व्हाट इज कॉस्ट? अब मेरे को ये बताओ, शाउट, कि अगर ये ओपनिंग है तो मैंने लास्ट ईयर जब मैंने साल बंद किया होगा 31 दिसंबर को, अक्रूड इंटरेस्ट की एंट्री पास करी होगी। कितने महीने की, कितने महीने का अक्रूड इंटरेस्ट पास किया होगा? वेरी गुड गिल्डा जी, 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मैंने रिकॉर्ड कर लिया होगा। कब? लास्ट ईयर, जो कि ओपनिंग में दिखने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूं, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट
ऑन ओपनिंग डिबेंचर्स या बॉन्ड्स व्हाटएवर इट इज। तो अगर मेरे पास फेस वैल्यू 1,20,000 है, मतलब मेरे पास कितने डिबेंचर है? 1200, क्योंकि 100 रुपए का एक है ना। तो अगर 1,20,000 कोई फेस वैल्यू बोल रहा है, मतलब 1200 डिबेंचर है मेरे पास। 1200 डिबेंचर इंटू 100 रुपीज का फेस वैल्यू इंटू 9% इंटू 3/12, ऐसा। सो आई हैव राइट यहाँ से ये सबको समझा के। जब मैं हमेशा बच्चे क्लास में लिखते तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जब आप ये लिख लो और जब आप ये वर्किंग बना, तो ये जो नंबर है ना, ऐसा ये वर्किंग नोट 1, यस वो कहीं पर ऐसे मतलब आपके रिवीजन के लिए कि ये कहाँ से आया, तो भाई ये वर्किंग नोट 1 है, बाकी आपका कॉल। मेरे को दिल से बताइए सबको समझा क्या? मतलब ये जो ओपनिंग रहेगा तो आपको अक्रूड का लेना है, मतलब लेना है, राइट? ओके। अब हमारी पहली ट्रांजैक्शन हुई है 1 मार्च को। कभी वैसा होता है तो पहले बार बार हर एडजस्टमेंट के पहले अपने को पूछना है, बीच में इंटरेस्ट का डेट तो चला नहीं गया ना? नहीं तो बहुत बार भूल जाते हैं अपन, जोश में रहते हैं। क्या है 31 मार्च या सितंबर, और ट्रांजैक्शन क्या है 1 मार्च। इंटरेस्ट डेट अभी तक गया है क्या? नहीं, तो फिर टेंशन नहीं। वर्किंग नोट 2, 200 यूनिट खरीदा 98 के भाव पे, एक्स इंटरेस्ट से। अब ये कौन से डेट को हो रहा है? 1 मार्च को। थोड़ा मुझे बताइए लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा? 30 सितंबर। कितने महीने? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने। गाइस एक ऐसी बहुत जिनको समझा है उनको ठीक है, बट जिनको कभी भी जब काउंट करो ना तो 5 के ऊपर जाना नहीं चाहिए काउंट। ये जोक समझा ना? क्योंकि अगर आपका 6 होगा इसका मतलब आपने कोई गलत ही इंटरेस्ट लेके, अगर 6 होता तो ब्याज तो मिल चुका होगा। तो 19,600 मतलब वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। और क्या था? 19,600। अब नेक्स्ट डेट है 1 जुलाई, लेकिन इसके पहले आ चुका आएगा। कंपनी अपने रजिस्टर में देखेगा ना कि इसके पास कितने बॉन्ड्स हैं, मेरे पास कितने हैं। 1400, 1200 और 200। यस और नो? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट 1400 डिबेंचर। समझा ना कैसे आया कि करके देने का ऐसा? 1200 प्लस 200, ऐसा। इंटरेस्ट आएगा तो एंट्री क्या पास होती है? बैंक अकाउंट डेबिट। अरे यस और नो? तो यहां पर आ जाएगा 31 मार्च बाय बैंक। क्लियर है? बच्चे इतने स्मार्ट रहते हैं बट सिली मिस्टेक हो जाती है, कौन सी भी कॉलम में लिख देते। एंट्री इंटरेस्ट आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट में जाएगा। वो अमाउंट की कॉलम सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो आए और वो गए तो वो यूज होता है ना। इंटरेस्ट मिला तो अपन ऐसी थोड़ी एंट्री पास करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, वो तो बिक जाएगा। ऐसा हो गया, जाने दो। 31 मार्च हो गया। नेक्स्ट 1 जुलाई सोल्ड 500 आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग्स। ओरिजिनल होल्डिंग्स मतलब ओपनिंग बैलेंस एट 100 रुपीज।
तो आपने बेचा कैलेंडर ईयर, यस। सो वर्किंग नोट 4, यू सोल्ड डिबेंचर्स कितने एट 100, इज इट कम और एक्स? इसका इंटरेस्ट अलग से, कब हुआ ये? 1 जुलाई को। लास्ट इंटरेस्ट डेट कब था? 31 मार्च, अप्रैल, मई, जून। वन 1125। जब भी हम बेचते हैं तो एक वर्किंग नोट होती है कि दो वर्किंग नोट होती है? दो। मुझे एक और एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, कौन सा? Yes or no? You sold for how much? 50,000. Yes or no? और आपको अपनी कॉस्ट निकालनी है। अब ले कि ये जो आपने डिबेंचर बेचे है ना, ये आपके पास जो ओपनिंग में पड़े थे ना वहां से बेचे। तो इधर देखिए मेरे पास ओपनिंग में डिबेंचर 1200, वो कह रहे हैं इसमें से बेचे। अब ये जो 1200 डिबेंचर है इनकी कॉस्ट कितनी थी? 1,18,000। तो देखो मैं कैसे कर, 1200 डिबेंचर की कॉस्ट अगर 1,18,000 है, कैसा लगा बोलो? 1 अक्टूबर, एक मिनट, क्या कोई इंटरनेट है? गया ना? बताइए। डोंट, मेरे पास कितने इंचेस थे वैभव? सो कह रहा है लड़का शिव प्रसाद। नो, करेक्ट आंसर 1200 प्लस 200 1400 माइनस 500 900। into 6 divided by 12, 4,000 4050 4050 आ रहा है क्या? कैसे? एवरीबडी बोलो रे। बताइए डेट क्यों? अभी इंटरेस्ट गया है तो इसमें तो इंटरेस्ट का कोई टेंशन ही नहीं है। परचेज कितना किया? कम होने के मेरे को इस बार टेंशन नहीं है। क्यों? इंटरेस्ट ही नहीं। फिर क्या आएगा? क्लियर है? उसके बाद फिर से आपने 300 बेचे और वो कहता है वो भी ओरिजिनल होल्डिंग्स में 99।
कितना? 300 एट 99। परफेक्ट। इंटरेस्ट अलग से। ये हुआ है 1 नवंबर को। आखिरी इंटरेस्ट कब मिला था? सितंबर। एक ही महीना। 225। लेकिन जब भी कुछ बेचते हैं तो दो आएगा। यू सोल्ड फॉर 29,700। कहना है से वो ऐसा ही करना है जैसा पहले किया था। 1,20,000 1,18,000 तो 1200 डिबेंचर का कॉस्ट अगर 1,18,000 है तो 300 डिबेंचर की कॉस्ट कितनी? 200 का प्रॉफिट आ रहा है क्या एवरीबडी? 200 का प्रॉफिट। क्लियर? सारे ट्रांजैक्शन हो गए। आपको क्या करना है? 31 दिसंबर को बंद करना है कि करना है कि नहीं करना? करना है। इधर देखने वाले हैं आप सब। अब सब इधर देखेंगे। जब भी अक्रूड हो ना तो थोड़ा सा स्पेस रखकर बंद करना। 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब सुन लो कैसे होने वाला है, क्योंकि अक्रूड में बंद करने के तरीके। चलो पहले तो मुझे फेस वैल्यू की टोटल बता दो, इस तरफ कितनी आ रही है? कितना? ये तो 1,20 बोल रहा है लड़का। क्लियर है? हाँ अमाउंट बोलो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या टोटल है? डेबिट साइड। वन 1,40,333 कह रहे हो आप? फिर से वन कितने? 3 4। हाँ ऐसा। अब बच्चे क्या करते हैं मालूम है? इधर भी बैलेंसिंग लिया, इधर भी बैलेंसिंग लिया, उधर भी। उधर नहीं आता है इंटरेस्ट का, इधर आएगा। तो उधर का आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपके पास ईयर एंड पे 750 डिबेंचर्स है तो आपको मिला 50 डिबेंचर्स पे महीने का अक्रूड इंटरेस्ट आज कैलकुलेट कर कर अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना है। वेट वेट वेट। 750 डिबेंचर्स। तो 1688। ये इधर देखो, ऐसा लिखा है मैंने। नहीं यार, मैं यहां पे लिखता हूं। ये बैलेंसिंग है, ये बैलेंसिंग है, ये कैलकुलेटेड है। यस और नो? बैलेंस किधर आएगा? यहां पे। बोलो। नहीं, क्रेडिट साइड की टोटल।
सगळ्यांना कळलं? एवरीबडी पक्का पक्का? चलिए बना लीजिए प्लीज.
चलिए डन, दैट्स इट। जिनका हो गया है वो जा सकते हैं। क्वेश्चन 3 हमारा होमवर्क रहेगा, विच इज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन 2। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से और प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।